Good morning, children. So, last day we discussed certain things about the French Revolution. So, let's continue with the lecture. So, before I start, let me revise all the topics, whatever I taught you last day. So, in French Revolution, the first thing I talked about the location of France. So, I hope कि आप सभी को फ्रांस का लोकेशन याद हो गया होगा कि ये कहाँ पर है, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से मैं मार्क करता हूँ. You can see the France you can find in the western part of Europe. इंडिया यहाँ पर है, फ्रांस यहाँ पर, राइट. ओके, देन ये मैप मैंने दिखाया था. देन पेरिस में बेस्टाइल फोर्ट के बारे में बताया था कि क्यों बेस्टाइल फोर्ट को डिमोलिश किया गया विद बाय द पीपल ऑफ फ्रांस, राइट. देन वी टॉक्ड अबाउट द फ्रांस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 18th century, जिसमें कि मैंने लुइस 16 द किंग ऑफ फ्रांस एज वेल एज मैरी एंटोनेट द क्वीन ऑफ फ्रांस, इन दोनों के बारे में बात किया. दिस इज द पैलेस ऑफ वर्साइलेस, राइट. एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस. सो सिंपली आपको पता है कि इकोनॉमिक कंडीशन फ्रांस का काफी ज्यादा खराब हो चुका था. कई सारे रीजन थे, लड़ाइयाँ लड़ी थी उन्होंने, ठीक है. काफी ज्यादा पैसे कर्ज पे लिए थे, इंटरेस्ट रेट पे कर रहे थे. उसके बाद बड़े बड़े पैलेस को मेंटेन करने में पैसे खर्च होते थे. आर्मी को पैसे सैलरी देना पड़ता था, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफिस थी, यूनिवर्सिटीज थी, इन सभी चीजों में पैसा जाता था. अपार्ट फ्रॉम दिस द किंग एंड क्वीन वाज वेरी मच हैबिचुअल in living a luxurious lifestyle. Then it means कि अगर इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो पैसे आने भी चाहिए, राइट. तो पैसा कहाँ से आएगा, इसके बारे में मैंने बोला था कि we will wait and watch कि वो पैसा कहाँ से आएगा. First we will understand the social structure of France. What is the meaning of social structure? The meaning of social structure is कि सोसाइटी में लोग कैसे रहते थे, किस तरह के लोग रहते थे, ठीक है. लोगों के बीच क्या किसी तरह का हायरार्की था, क्या लोगों में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, या फिर क्या लोगों के बीच किसी तरह के प्रिविलेज थे, राइट. सो ये सारी चीजें हम देखेंगे. चलो देखते हैं, ठीक है. सो देखो, जो फ्रांस का सोसाइटी है वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है. 3 लेवल में, यू कैन से 3 लेवल्स में डिवाइडेड था. एक था कलर्जी, सेकेंड था नोबिलिटी, एंड द थर्ड वन इज एवरीवन एल्स, ठीक है. और द कॉमन पीपल, ये कौन थे, कॉमन पीपल, ये कलर्जी, एंड द सेकेंड वन इज नोबिलिटी. सो इसको हम फर्स्ट स्टेट भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड स्टेट, ठीक है. स्टेट मीन्स ये थर्ड स्टेट, राइट. अब देखो, ये 3 तरह के लोग रहते थे फ्रांस में. कैलर्जी का मतलब क्या होता है, दोज पीपल हु वर प्रीस्ट इन चर्च, ठीक है. वैसे लोग जो प्रीस्ट होते थे चर्च में, या फिर जो चर्च का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, चर्च में कैसे रहना है, किस तरह से चर्च को चलाना है, कितने पैसे खर्च करने हैं, ये सारा जो काम होता था जो देखते थे, उसको हम क्या बोलते थे, कलर्जी बोलते थे. दोज पीपल हु वर इन्वॉल्व इन फाइटिंग वॉर, लाइक किंग हो गया, राइट. उसके बाद जो है मिलिट्री ऑफिसर्स हो गए, ठीक है. ये सारे लोग नोबिलिटी में आते थे, राइट. एंड द थर्ड वन वाज द कॉमन पीपल. कॉमन पीपल में कौन कौन से लोग आ गए, फॉर एग्जाम्पल समवेयर वर पीजेंट्स, ठीक है. पीजेंट्स हो गया, ट्रेडर्स हो गए जो ट्रेड करते हैं, राइट. कारपेंटर, ठीक है. ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, राइट. सो ऑल अदर पीपल, कोई भी चाहे वो लेबरर हो, पीजेंट्स हो, ठीक है, फार्मर हो,
कोई भी हो वो थर्ड स्टेट में आता था, राइट। सो द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट्स इंजॉयड प्रिविलेज बाय बर्थ। इन दोनों को, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के जो लोग थे, इनको जन्म के आधार पर प्रिविलेज मिलता था। किस तरह का प्रिविलेज मिलता था? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्राइम किया जाता था, सेम क्राइम, ठीक है, अगर वो क्लर्जी और नोबिलिटी करता था तो उसको कम पनिशमेंट मिलता था, while if some common people did the same crime, इसको कुछ ज्यादा पनिशमेंट मिलता था, राइट, ठीक है। इनके पास लैंड ज्यादा होता था फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के पास। फॉर एग्जाम्पल देखो, पीजेंट मेड अप ऑफ अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, कि अगर फ्रांस में 100 लोग रहते थे तो 90 लोग कौन होता था? थर्ड स्टेट पीपल, ठीक है। 10 लोगों में ये दोनों आ जाते थे, क्लर्जी एंड नोबिलिटी, राइट। बट they only hold very small amount of land, ठीक है। जो 90% पीपल था फ्रांस का, उसके पास बहुत ही छोटा लैंड था, राइट। बट most of the land belongs to the first and second state. For example, 60% of the land was owned by nobles and church which they leased to peasant, ठीक है। जितना भी लैंड था पूरे फ्रांस में, उसका 60% वो किसके पास था? ओनली विथ द 10% पीपल, दैट मीन्स क्लर्जी और नोबिलिटी के पास, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे? इसी लैंड को लीज पे देते थे, किसको? कॉमन पीपल को, दैट मीन्स रेंट पे देते थे कॉमन पीपल को कि कल्टीवेट करो और मुझे पैसे दो, ठीक है। तो इस तरह का फ्रांस में सिस्टम था। द पीजेंट्स वर ऑब्लिग टू रेंडर फ्री सर्विस टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस फील्ड, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स, ठीक है। तो कई बार जो है इनको फ्री सर्विस भी देना पड़ता था, जो पीजेंट्स होते थे या फिर जो अदर पीपल होते थे, इनको फ्री सर्विस देना पड़ता था। किसके लिए? क्लर्जी के लिए फ्री में काम करना पड़ता था बिना किसी पैसे दिए हो, राइट। तो देखो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर एक ये पिक्चर के द्वारा शो किया है कि किंग, ठीक है, नोबेल, ठीक है, नाइट वेसल्स, ये आर्मी है, ये नोबेल पर्सन है जो आर्मी को मैनेज करता है, ये किंग है जो कि फ्रांस का किंग था, और ये लोग पीजेंट्स हैं, ठीक है। तो जो किंग है वो क्या करता था? लैंड देता था नोबेल्स को, ठीक है, और नोबेल्स जो है वो बदले में क्या करता था? राजा को पैसे देता था और नाइट्स देता था, नाइट्स मतलब आर्मी, राइट। देन नोबेल्स ये लैंड किसको देता था? जो आर्मी होती थी उसको देता था, ठीक है। और आर्मी जो नाइट्स होते थे, वेसल्स होते थे, ये लैंड किसको देता था? पीजेंट को देता था। सो दैट मीन्स ऐसा माना जाता था कि ऑल द लैंड वट एवर प्रेजेंट इन फ्रांस इट बिलोंग्स टू किंग, किंग इज गिविंग टू नोबल, नोबल इज गिविंग टू वैसल, एंड द वैसल इज गिविंग टू द पीजेंट, ठीक है। बदले में पीजेंट इज गिविंग, प्रोवाइडिंग फूड एंड सर्विसेज, मनी, टैक्सेस, ये सब कुछ प्रोवाइड कराता था, ठीक है। ये नाइट्स वैसल क्या करते थे? ये लोग प्रोटेक्शन और मिलिट्री सर्विस देते थे नोबेल्स को, राइट। और नोबेल्स क्या करते थे? मनी दिया करते थे किंग को, और साथ में नाइट्स भी देते थे, राइट। सो दिस इज हाउ द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट थे, इनको किस तरह का प्रिविलेज था? सबसे पहला चीज, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, ठीक है। उनको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था गवर्नमेंट को, ठीक है। कौन? फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोग, ठीक है। इस तरह का एक पिरामिड में बना रहा हूं जहां पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, ये थर्ड स्टेट के लोग हो गए जिसमें कॉमन पीपल है गया। ये सेकेंड स्टेट, दोज पीपल हु वर नोबेल्स, एंड ये फर्स्ट स्टेट जो कि कौन है? एलर्जी, राइट। अब देखो, so these two people who have 60% of the land, they were exempted from paying taxes to the state, ठीक है। ये किंग को टैक्स पे नहीं करते थे, राइट। they enjoyed feudal privilege. what is feudal privilege? feudal privilege का मतलब होता है
कि उस समय क्या होता था, किंग लैंड किसको दे दिया करते थे, नोबेल पर्सन को दे दिया करते थे। सेकेंड स्टेट वाले को ये लैंड दे दिया। नोबेल क्या करता था, इस लैंड के ऊपर टैक्स कलेक्ट करता था फ्रॉम द पीपल। ठीक है, जो कॉमन पीपल होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था ऑन दिस लैंड, राइट। सो ये वाला जो प्रिविलेज था वो किसके पास था, इनके पास था। फर्स्ट टाइम सेकेंड स्टेट के पास था। यही लोग इस टैक्स को कलेक्ट करते थे, राइट। ओके, पीजेंट्स वर ऑब्लिग टू रेंडर सर्विस टू लॉर्ड। ठीक है, ये वाला मैंने बताया कि जो पीजेंट्स होते थे उसको अपने लॉर्ड, लॉर्ड मतलब जो मालिक होते थे उनके घर में काम करना पड़ता था। ठीक है, इसके अलावा द चर्च जो चर्च होता था वो भी कुछ टैक्स कलेक्ट करता था। उस टैक्स को कहा जाता था पीथे। ये कितना होता था, ये अप्रोक्सीमेटली 1/10। दैट मीन्स अगर किसी ने 100 केजी राइस प्रोड्यूस की है तो 10 केजी चर्च को देना पड़ता था। ठीक है, 10 केजी किसको देना पड़ता था, चर्च को देना पड़ता था। इसको हम क्या बोलते हैं, पीथे, राइट। ये टैक्स कौन कलेक्ट करता था, किंग नहीं, वहां का स्टेट कलेक्ट नहीं करता था, वहां का राजा कलेक्ट नहीं करता था। कौन करता था, द कलर्जी पीपल, जो चर्च में लोग रहते थे वो टैक्स कलेक्ट करता था। नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट इट इज राइट चर्च के लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे लोगों से? ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस टैक्स, a direct tax was collected from peasants or from the third state people called taille, right। ठीक है, या फिर टिले यू कैन से। ठीक है, सो ये टैक्स होता था जो डायरेक्टली पे किया जाता था स्टेट को, राइट। देन लीवर के बारे में मैंने बताया कि दिस इज द यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड इन 1794। सो ये पहले की करेंसी है लिब्रे, राइट। 1794 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। देन एलर्जी के बारे में मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो चर्च में काम करते हैं, राइट। सो दिस वाज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस। सो सिंपल सा मैंने बताया कि सोशल स्ट्रक्चर में कि 3 तरह के लोग थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट एंड सेकेंड को कई सारे प्रिविलेज थे, they did not pay taxes, right, while third state who were common people, peasants, businessmen, they have to pay the taxes। ठीक है, सो राइट डाउन कि थर्ड स्टेट में कौन कौन से लोग आते होंगे, उनका नाम लिखना आप। ठीक है, क्या उसमें टीचर, लॉयर्स, ये सभी आ सकते हैं? यस, ऑब्वियसली आ सकते हैं। थर्ड स्टेट में आपको इन सारा एक लिस्ट बनाना है कि थर्ड स्टेट में कौन कौन से पीपल आ सकते हैं, राइट। सो नाउ वी कम टू द आंसर दैट द मनी विच इज गेन बाय द स्टेट, इट कम्स फ्रॉम द थर्ड स्टेट। सो टैक्स कौन पे करता था, थर्ड स्टेट टैक्स पे करता था। ठीक है, सो जो भी वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन था फ्रांस का, जो भी पैसे की जरूरत थी वो पैसे कहाँ से आ रहे थे, फ्रॉम द थर्ड स्टेट, राइट। ओके, सो we talked about the economic condition, we talked about the social structure of France, right। so आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। from tomorrow onwards we will start next topic।